साथियों, गायनेकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मादा जनन तंत्र की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स इससे आपको मिलती रहेगी। मादा जनन तंत्र के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 3 प्रकार से मादा जनन तंत्र को हम भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, उसमें सबसे पहले ओवरी आएगा। दूसरा प्रजनन मार्ग से फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। और तीसरा भाग हम देखें बाह्य जननांग, जिसके अंदर वल्वा, वल्वर लिप्स, क्लाइटोरिस और वेस्टिबुलाई इत्यादि आते हैं। साथियों, इसको चित्र से अगर देखना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम देखें तो सबसे बाहर, सबसे अंदर की तरफ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ओवरी, ओवरी के बाद इसे ओविडक्ट या हम इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि यूट्राइन होर्स में खुलती है और इसे हम यूट्रस कहेंगे। इसके बाद ये सर्विक्स में खुलती है, फिर वेजाइना, और वेजाइना के बाद हम देखें वल्वा, इस तरह से, और बाहर की तरफ वल्वर लिप्स पाए जाते हैं। साथियों, इसी का हम सिस्टमेटिक रूप से अगर अध्ययन करें तो इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय, ओवरी, इनकी संख्या 2 होती है और इन्हें प्राथमिक जननांग कहा जाता है। अंडाशय की हम चर्चा करें तो आगे देखते हैं कि गाय के अंदर अंडाशय की आकृति बादाम की आकृति की होती है। साथियों, यहाँ पर अंडाशय की आकृति कैसी होती है तो बहुत सारी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि अंडाशय की आकृति गाय के केस में ओवॉइड होती है। ओवॉइड यानी अंडाकार, ठीक है, ओवॉइड होती है, ठीक है, अंडाशय की तरह। साथियों, इनका कंपैरेटिव अध्ययन हम इसके जस्ट आगे करेंगे। और बहुत सारी जगह बादाम के लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारी जगह जो सही जो हम देखते हैं वो बहुत सारी जो ट्रस्टेड बुक्स में लिखा है कि गाय का अंडाशय ओवॉइड आकृति का यानी गोलाकार होते हैं, अंडे की आकृति के मतलब गोलाकार होते हैं, जबकि भेड़ और बकरियों के अंदर बादाम की आकृति के पाए जाते हैं। तो इनका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन इसी वीडियो सीरीज के अंदर हम करेंगे। फिर आगे देखते हैं 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें 75,000 से 3 लाख तक प्रीमोडियल फॉलिकल्स पाई जाती है। ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो होती है जो कि अंडे के निर्माण करने का कार्य करती है। पालतू जानवरों में दोनों अंडाशय क्रियाशील होते हैं। लगभग सभी जानवरों में दोनों अंडाशय क्रियाशील होते हैं, लेकिन मुर्गियों में बाया ही अंडाशय क्रियाशील होता है। एक ही अंडाशय क्रियाशील होता है, वो होता है बाया, अर्थात एक ही ओवरी क्रियाशील होती है, बाई दाई क्रियाशील नहीं होती। घोड़ी के अंदर ओवुलेशन फोसा पाया जाता है, क्योंकि घोड़ी की जो ओवरीज होती है वो समलंबार क्षेत्र में होती है, अर्थात पेल्विक क्षेत्र में नहीं होती, समलंबार क्षेत्र में होती है। और वहां पर अंडाशय के अंदर एक फोसा पाया जाता है जिसे हम ओवुलेशन फोसा या एक खड्डा जिसे हम कह सकते हैं, ओवुलेशन फोसा पाया जाता है। अगला हम देखें फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसको दूसरा नाम साल्पिंग्स भी है, अंडवाहिनी कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग हम देखें इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम एक कीपनुमा भाग होता है जो कि अंडोत्सर्ग होने पर अंडे को ग्रहण करने की का कार्य करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा भाग जो होता है उसे हम एम्पुला कहते हैं। ये जो भाग है ये इनफंडिबुलम कहलाता है। इसके अगला भाग जो होता है उसे एम्पुला कहते हैं, और तीसरा भाग जो कि ईस्थमस कहलाता है। अगर हम देखें तो एम्पुला जो होता है वो वहाँ निषेचन की क्रिया होती है, और इस्थमस जो होता है वो जायगोट को हॉर्न तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे देखें यूट्रस, तो भ्रूण यहीं पर ही रहता है। एक बार जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो जायगोट भ्रूण जो होता है वो यहीं पर ही रहता है, और ये फीटस को यूट्राइन मिल्क स्त्रावित करता है। अर्थात जब फीटस छोटा होता है और उसका कनेक्शन मादा के ब्लड से जब तक नहीं हो जाता तब तक यह यूट्राइन मिल्क उसे प्रदान करते हैं, अर्थात पोषण देते हैं और स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, क्योंकि स्पर्म वेजाइना सर्विक्स के थ्रू यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग के अंदर उसका निषेचन होता है। सर्विक्स अगला भाग देखें तो यह प्रेगनेंसी एवं एनेस्ट्रस की अवस्था के अंदर बंद रहती है। एनेस्ट्रस के बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह वह अवस्था है जब जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है। यह प्रेगनेंसी और एनेस्ट्रस में बंद रहती है सर्विक्स, जबकि ईस्ट्रस एवं प्रसव के दौरान यह खुलती है और ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करती है।
हीट में जब जानवर आता है तो इससे म्यूकस डिस्चार्ज होता है, जिसे हम वेजाइनल सर्वाइकल या वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। इस डिस्चार्ज के कारण पता चलता है, हीट के सिम्टम्स पता चलते हैं। अगला हम देखें वेजाइना, यह पेल्विक कैविटी के फर्श पर मिलती है। साथियों वेजाइना अगर हम देखें तो ये पेल्विक कैविटी के फर्श पर नजर आती है, और हम देखें तो ये जो वेजाइना वाला भाग है ये एक लंबा सा फर्श के ऊपर नजर आता है। इसके नीचे हम देखें तो ब्लैडर पाया जाता है, और ऊपर की तरफ जो है रेक्टम मिलता है। नीचे की तरफ ब्लैडर और ऊपर की तरफ रेक्टम मिलता है, और रेक्टम के ऊपर हम देखें तो कशेरुकदंड पाया जाएगा। आगे हम देखें, अगर अगला पार्ट हम देखें तो वेजाइना के बाद नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि वल्वा पाया जाता है। वल्वा या हाइमन, वल्वा के अंदर एक भाग होता है हाइमन। यह वेजाइना और वल्वा के मध्य एक अनुप्रस्थ झिल्ली होती है, जिसे हम वल्वा कहते हैं। साथियों अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गर्भाशयों या विभिन्न प्रकार के जानवरों में पाए जाने वाले गर्भाशयों का अध्ययन अपन करते हैं और उनका कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरी का आकार कैसा होता है। तो साथियों बहुत सारी किताबों के अंदर गाय के अंदर ओवरी जो है वो बादाम के जैसे लिखी है, लेकिन इसका ट्रस्टेड सोर्स से अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि शेप ऑफ ओवरी। तो शेप ऑफ ओवरी अगर देखें तो कैमल के अंदर बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होती है, अर्थात गुच्छे नुमा होती है, अंगूर के गुच्छों की तरह होती है। इसी तरीके से सुअर के अंदर भी जो होती है वो अंगूर के गुच्छों के नुमा होती है। मेयर के अंदर देखें तो बीन शेप यानी किडनी के आकार की, जिसे हम बीन शेप्ड, इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसे बीन शेप कहेंगे। काऊ के अंदर देखें तो ओवॉइड होती है यानी अंडे के जैसी गोल, जबकि बादाम के और काऊ और बफेलो दोनों के अंदर इस तरह से ओवॉइड होती है। जबकि बकरी और डॉय के अंदर हम देखते हैं तो इसे हम बादाम के जैसी बोलते हैं, इस तरीके की। तो इस तरह से हम देखते हैं ट्रस्टेड के अंदर इस तरह से मिलता है। इसी तरह से ओवरी की पोजीशन देखें तो सभी जानवरों के अंदर ओवरी जो होती है वो पेल्विक कैविटी में होती है, जबकि मेयर के अंदर ये सब लंबार होती है, अर्थात पेल्विक कैविटी में नहीं पाई जाती, लंबार कैविटी के अंदर पाई जाती है। इसी तरीके से हम और भी चीजों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो वजन में भी देखते हैं तो घोड़ी की ओवरी थोड़ी बड़ी होती है आकार में। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई देखें तो गाय के अंदर फेलोपियन ट्यूब थोड़ी बड़ी होती है, 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। गर्भाशय का आकार ये इंपॉर्टेंट होता है। गाय के अंदर अगर हम गर्भाशय देखें तो वह दो भागों के अंदर बटा हुआ, गाय भैंस बकरी के अंदर, इसे हम बाईपार्टेट कहते हैं क्योंकि दो भागों में बटा हुआ होता है। सूरी के अंदर इसी चीज को हम बाइकार्नुएट कहते हैं। घोड़ी का गर्भाशय टी शेप्ड, जबकि कुतिया का गर्भाशय वी शेप पाया जाता है। साथियों बहुत बार पूछा जाता है कि टी शेप गर्भाशय किसके अंदर पाया जाता है, तो वह घोड़ी के अंदर पाया जाता है। इसे टी शेप या वाई शेप भी कहते हैं। ये बहुत अधिक कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि कुछ किताबों के अंदर वाई शेप जो है वो गाय का लिखा रहता है, लेकिन साथियों ये गलत है। टी शेप या वाई शेप एक ही प्रकार को कहते हैं और यह घोड़ी के अंदर पाया जाता है। इसे कंपैरेटिव स्टडीज के अंदर भी हम देख सकते हैं कि टी शेप या वाई शेप जो है गर्भाशय वो कैमल के अंदर, इसी तरह से मेयर के अंदर यानी घोड़ी ऊँटनी में और घोड़ी के अंदर पाया जाता है, जबकि रैम शेप्ड जिसे हम कहते हैं या जैसे साधारण रूप से जो गायों के अंदर मिलता है वो रैम शेप्ड हॉर्न कहलाते हैं, और ये जो पाए जाते हैं गाय के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम बाईपार्टाइट कहते हैं। आगे हम देखें कि गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली के अध्ययन हम करते हैं। ये हमने बाह्य रूप से देखा। हम गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली की तरफ देखें तो गाय, भेड़, बकरी और भैंस इत्यादि के अंदर करेंकल्स पाए जाएंगे, जो कि हमने देखा भी था, प्लेसेंटोम्स के रूप में पाए जाते हैं करेंकल्स। जबकि सुअर के अंदर और कैमल के अंदर, घोड़ी के अंदर ये लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स के रूप के अंदर मिलते हैं। ये गर्भाशय का विशेष प्रकार है। कुछ जानवरों के अंदर करेकल्स फॉर्म के अंदर होता है और कुछ जानवरों के अंदर ये लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स के रूप में गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। करेंकल्स बटन के नुमा संरचना होती है, जबकि लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड पत्ते नुमा संरचना होती है। ये वह भाग है जिससे रुधिर का स्थानांतरण बच्चे में से माता में होता रहता है। आगे हम देखें तो कोटिलिडन की संख्या। कोटिलिडन की संख्या अगर देखें तो गाय भैंस के अंदर लगभग 80 से 120 होती है,
जबकि भेड़ बकरी में कोटिलिडन 90 से 100 तक पाया जाता है। प्लेसेंटा का प्रकार, साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा का प्रकार बहुत बार पूछा जाता है। गाय भैंस के अंदर जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो कोटिलिडनरी टाइप का होता है, अर्थात इस केस के अंदर बहुत सारे कोटिलिडन्स के रूप में लगभग 100 से 80 से 120 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं और वो प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से भेड़ बकरियों में भी कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। जबकि हम देखें कि आगे हम देखें कि सुअर के अंदर जो होता है वो डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा मिलता है और घोड़ी में भी डिफ्यूज प्लेसेंटा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर इस जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर कोटिलिडन्स नहीं होते, लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। इस तरह से फोल्ड्स पाए जाते हैं, वो एक दूसरे को डिफ्यूज रखते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटा को डिफ्यूज प्लेसेंटा कहते हैं। इसी तरह से कुत्ते के अंदर जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है, अर्थात दोनों जोन के ऊपर फोल्ड्स पाए जाएंगे, जिसे हम जोनरी प्लेसेंटा कहते हैं। और ह्यूमन के केस में डिस्कोइड प्लेसेंटा पाया जाता है, अर्थात एक इस तरह से एक डिस्क के रूप में प्लेसेंटा होता है, जिसे हम डिस्कोइड प्लेसेंटा कहेंगे। फिर प्लेसेंटा के विभिन्न प्रकार के प्रकार जो कि आंतरिक झिल्ली के आधार पर हम देखते हैं, तो वह अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटा देखते हैं। तो वो होते हैं कि फार्म एनिमल्स के अंदर गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर और घोड़ी के अंदर एपिथीलियोकोरियल ये झिल्लियों के आधार पर कोरियल जो होती है, कोरियम जो है वो भ्रूण की झिल्ली होती है, एलेंटोइस कोरियम एमनियन इत्यादि भ्रूणीय झिल्ली होती है। तो एपिथीलियोकोरियल प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है वो गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर और मेयर इत्यादि के अंदर यानी घोड़ी इत्यादि में पाया जाता है। जबकि हम देखें एंडोथीलियल प्रकार का जो प्लेसेंटा होगा वो कुत्ते में पाया जाएगा, कुतिया में पाया जाएगा, और हिमोकोरियल जो है मानव के अंदर पाया जाता है। आगे सर्विक्स की लेंथ देखते हैं तो 10 सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ जो है सर्वाधिक सुअर के अंदर है, 6 से 10 सेंटीमीटर गाय के अंदर होती है, भेड़ बकरियों में 4 से 8 सेंटीमीटर और 7 से 8 सेंटीमीटर घोड़ी के अंदर पाई जाती है। साथियों ये हमने विभिन्न प्रकार के अंतर दोनों तरफ भी देखे। इनको अंतर को देखने से इससे बहुत बार प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इनको अच्छे से करना चाहिए। इसी के अंदर भी बहुत सारी चीजें बाद में लिखी हुई है, इनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न भागों के अंदर, तो क्लाइटोरिस को हम देखते हैं। तो क्लाइटोरिस क्या आता है कि एक छोटी छड़ के आकार की इरेक्टाइल संरचना होती है, अर्थात ये इरेक्ट हो जाती है और यह वल्वा के पृष्ठ सिरे पर पाई जाती है और यह पेनिस का अवशेषीय अंग है, अर्थात जो नर में जो पेनिस पाया जाता है उसका अवशेषीय अंग क्लाइटोरिस होता है। साथियों अब यहीं पर ही हम मुर्गी के अंदर जो पाए जाने वाले प्रजनन अंग है उनका हम अध्ययन करते हैं। साथियों मुर्गी का अगर हम देखें तो प्रजनन तंत्र इस प्रकार से नजर आता है। इस तरीके से हमने देखा है कि मुर्गी का होता है, इसके अंदर एक ही ओवरी क्रियाशील बाह्य ओवरी क्रियाशील होती है। और आगे हम देखें अंडे, उसके आगे जो एक कीटनुमा संरचना इनफंडिबुलम, फिर उसके बाद ये एम्पुला, फिर इस्थमस मैग्नम और फिर उसके बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद रेक्टम और उसके बाद क्लोएका। इस तरह से ये जो है इसके अंदर अंडवाहिनी बहुत अधिक लंबी पाई जाती है। हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि मुर्गी का क्लोएका जो होता है वो 3 भागों से बना होता है, कोप्रोडियम यूरोडियम और पोप्रोडियम, जिसको हम इस चित्र के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अंदर 3 भागे खुले हुए, एक तो जो है वेजाइना से जो आ रहा है, एक रेक्टम से आ रहा है और एक जो है इसके अंदर एक और भाग जो होता है वो यूरिनियम मतलब यूरिन की तरफ से आता है। तो हम देखते हैं कि प्रोक्रोडियम भाग जो होता है वो रेक्टम का होता है, यूरोडियम जो भाग होता है उससे यूरिन निकलता है और एक और जो भाग हमने देखा यहाँ पर वो कोप्रोडियम होता है। इस तरह से 3 भाग जो निकलते हैं, जिसमें से तीनों भागों का हमें एक का काम यूरिन का है, एक का काम अंडे को लेने का है और एक का काम जो है वेस्ट मटेरियल यानी मीट का निर्माण के लिए है, अर्थात मल निर्माण के लिए होता है। मुर्गी के अंदर अंडवाहिनी इनफंडिबुलम भाग में अंडे को ग्रहण किया जाता है और इस्थमस बाह्य आवरण के निर्माण करने का काम करता है। मुर्गी के अंदर अंडवाहिनी का जो मैग्नम भाग होता है वो सबसे अधिक लंबा होता है और अंडवाहिनी के अंदर एल्बुमन निर्माण का कार्य करता है। ये अंडवाहिनी के अंदर एल्बुमन निर्माण का कार्य करता है।
यूट्रस जो होता है वो शेल ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है और वहां से अंडे के ऊपर जो कवच होता है सफेद कलर का आवरण जो कैल्शियम का आवरण होता है उसका निर्माण यूट्रस के यहाँ से किया जाता है। अगला हम देखें कि पक्षियों के अंदर पक्षियों में इन्फंडिबुलम इस्थमस मैग्नम प्रजनन के भाग है, प्रजनन तंत्र के भाग है जो कि अंडवाहिनी के एक तरह से भाग है, तो और ये प्रजनन करने का काम करते हैं।